नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम जमानत से जुड़े कानूनी समस्याओं की बात करेंगे। गिरफ्तारी से बचने के लिए कई बार आरोपी कोर्ट के सामने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करता है, कई बार अंतरिम जमानत की मांग भी करता है या फिर रेगुलर बेल के लिए अर्जी भी दाखिल करता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जमानत कितने प्रकार की होती है, जमानत दिए जाने का प्रावधान क्या कुछ कहता है और कब और किन परिस्थितियों में जमानत दी जाती है। इसे समझने के लिए जरूरी है जानना अपराध दो तरह के होते हैं, जमानती और गैर जमानती। जमानती अपराध में मारपीट, धमकी, लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से मौत जैसे मामले आते हैं। इस तरह के मामले में थाने से ही जमानत दिए जाने का प्रावधान है। आरोपी थाने में बेल बॉन्ड भरता है और फिर उसे जमानत दे दी जाती है। अगर आरोपी को अंदेशा हो कि अमुक मामले में वो गिरफ्तार हो सकता है तो वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। कोर्ट जब किसी आरोपी को जमानत देता है तो वो उसे पर्सनल बॉन्ड के अलावा जमानती पेश करने के लिए कह सकता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो अगर आपका इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। जमानत से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर आप कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं। अगर इस विषय से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं या जिसकी जड़ तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ सकते हैं और अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और परमानंद पांडे जी, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं जमानत क्या होती है, कानूनी परिभाषा इसकी क्या है। वक्ता जी, जमानत का मतलब ये है कि जैसे किसी ने कोई अपराध किया है और अपराध करने के कारण उसको जेल में डाल दिया गया है, कारावास में रख दिया गया है, तो उस व्यक्ति ने अप्लाई किया है उसके लिए कि हमको जमानत दे दी जाए, मैंने छोड़ दी जाए, यानी टेम्पररी अस्थायी रूप से कोई जो उसको मिल जाती है मोहलत, उसको कहते हैं जमानत। जैसे कोई आदमी किसी ने क्राइम किया है और क्राइम के में वो गया है जेल में उसको 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गया, तो वह एक जमानत के लिए अप्लाई करता है कि हमको एक मोहलत दे दी जाए और छूट दे दी जाए जिससे हम लोगों के बीच में जा सकें और हमारा अपराध इतना था और इस अपराध के कारण हमको छुट्टी दे दी गई थी, जेल हो गया था और इस नाते हमको जमानत दी जानी चाहिए। तो जमानत का तात्पर्य ये हुआ कि कोई व्यक्ति जो किसी ने क्राइम किया है, अपराध किया है, उस अपराध के बदले उसको जेल हुई है, कारावास हुआ है, उस कारावास से उसको छूट मिल जाए, इसी को जमानत कहते हैं। और देखिए, 2 चीजें हुई। जमानत तो हुआ कि एक ऐसा कि जब तक वो उस पर मुकदमा चलता रहेगा, मुकदमे के बाद उसका निराकरण होगा कि ये निर्दोषी व्यक्ति है या दोष वाला व्यक्ति है, दोषारोपित व्यक्ति है। तो दोष में अगर पाया जाता है, दोषी पाया जाता है तो उसको और सजा हो जाएगी, लेकिन अगर दोष मुक्त हो जाता है तो छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बिना दोष हुए भी कई बार ऐसा है कि वो कारावास में पड़ा रहता है और ऐसे व्यक्ति के लिए जमानत प्रावधान है कि वो जमानत लेकर के और कोर्ट को कन्विंस करके, संतुष्ट करके ये बताएं कि हमारा इसमें कोई अपराध नहीं है, या अपराध है भी तो हम उस अपराध को पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं और बताने के लिए, कोर्ट को कन्विंस करने के लिए तैयार हैं कि हम निरपराध हैं। इन सारी चीजों को, कंडीशंस को पेश करते हुए वो जमानत की अर्जी देते हैं और उस अर्जी पर कोर्ट अपना फैसला लेता है और कहता है कि आपको जमानत दे दी जाती है। जी बिल्कुल। अब जमानत के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं। बिल्कुल।
जमानत के लिए शर्त जी शर्तों पे ही मैं आ रही हूँ सर, यही आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जमानत कैसे ली जाती है, इसकी क्या कुछ प्रक्रिया है, ये भी समझाइए सर। जी आपने जमानत की प्रक्रिया तो ये है, आपने कहा ना, ये शर्तों के बाद है कि कोई भी व्यक्ति इसकी प्रक्रिया पूरा करने के लिए पहले तो ये देखा है कि जमानत किस ढंग की है। अगर उस व्यक्ति ने वहां पर पूरा किया है तो जमानत के लिए एक एप्लीकेशन लगाएगा, उसमें वो अपनी पूरी जानकारी देगा और अपना परिचय पत्र देगा, और कोर्ट उस पर एक ये लगाता है कि देखिए आपको जमानत लेने के लिए श्योरिटीज ले आनी पड़ेगी, माने आप कुछ दो लोगों को कम से कम इसमें प्रस्तुत करिए जो आपके लिए श्योरिटी ले सकते हैं। या उस पर यह है कि कुछ लोगों को कहा जाता है कि आप बैंक बैलेंस का आप एफडी ले आइए, फिक्स्ड डिपॉजिट का कोई प्रमाण पत्र दीजिए। क्यों इसका पर्पज ये होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई भी व्यक्ति जो जमानत पर छूटता है वो आदमी भाग करके न जाए, और वो व्यक्ति अगर जाता है भाग करके तो जमानत लेने वाले को देने वाले को पकड़ा जाता है कि आपने इस व्यक्ति की जमानत ली है और इस जमानत में ये व्यक्ति नहीं अपीयर हो रहा है, इस नाते क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति का बहुत विश्वास पात्र होता है जो जमानत लेता है, और उस जमानत लेने में ऐसी स्थिति होती है कि वह भागता नहीं है, वो जाता नहीं है। उसमें कंडीशंस लगाई जाती हैं, शर्तें ये लगाई जाती हैं कि जैसे जमानत दे दी जाती है तुमको, तो तुम जो गवाह हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालोगे, जो विरोधी हैं तुम उनको कभी भी प्रताड़ित नहीं करने की कोशिश करोगे, तुम भाग करके यहाँ पर नहीं जाओगे, तुम फिर दोबारा कोई ऐसा अपराध नहीं करोगे। ये तमाम सारी शर्तें होती हैं जिनको पूरा करने के बाद ही अपराधी को जमानत मिलती है। जी बिल्कुल। ये भी समझना चाहेंगे परमानंद जी कि जमानत देने के क्या कुछ मापदंड हैं और जमानती अपराध क्या क्या होते हैं? देखिए, जमानत देने के मापदंड तो यही हैं कि पहले 2-3 चीजें उसमें तौली जाती हैं। देखिए, सीवियरिटी ऑफ क्राइम, पहले तो ये देखा जाता है कि कितना अपराध गंभीर है। जैसे हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, डकैती हुई, या देशद्रोह से संबंधित कोई केस हुआ। अभी एक और भी देखिए, पीएमएलए का ज्यादा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये सारे गंभीर अपराध माने जाते हैं। इन गंभीर अपराधों में कोई व्यक्ति जो बंद होता है उसके लिए ये माना जाता है कि ये गंभीर अपराध नहीं करेगा, और ये इसके लिए शर्तें बताएगा कि नहीं, मैं अब इस ढंग का घटना में नहीं लिप्त होऊंगा। हालांकि ये सारे अपराधी कहते हैं कि इसका सेट पैटर्न होता है, तो वो कहते हैं कि हम पूरी तरह से कोर्ट को जवाबदार होंगे और कोर्ट को हम इसका जवाब देंगे, हमेशा उपस्थित रहेंगे। ये सब चीजें जो है एक ढर्रे की होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे वो जमानती है, और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो गैर जमानती होते हैं। ये गैर जमानती अपराधों में जिन अपराधों में 7 साल से लेकर के ज्यादा सजा होती है, या जैसे मृत्युदंड हो सकता है, या जैसे 10 साल की सजा होती है, ऐसे अपराध को कहा जाता है कि ये गैर जमानती अपराध। इन अपराधों पर कोई किसी को जमानत नहीं ले सकता है थाने से जाकर के, वो बाय वे ऑफ राइट नहीं है। लेकिन अगर जमानती अपराध किया है किसी ने, तो वो बाय वे ऑफ राइट, वो उसका अधिकार है कि वो उस अधिकार को प्राप्त करे और जाकर के जमानत ले ले। जमानत में वो शर्तें निर्धारित की जाती हैं, उन शर्तों को पूरा करने के बाद वो व्यक्ति जमानत प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर उन शर्तों को उसने पूरा नहीं किया है तो उसे जमानत नहीं दी जाएगी। ये एक स्थिति है। तो ये तो सीवियरिटी ऑफ क्राइम पर खास तौर पर देखा जाता है कि इसकी सीवियरिटी ऑफ क्राइम कितना है, और फिर बेलेबल वारंट, बेलेबल इसकी गिरफ्तारी है या नॉन बेलेबल गिरफ्तारी है, ये 2-3 चीजें उसमें ज्यादातर ध्यान में रखी जाती है। जी बिल्कुल। परमानंद जी, आपने ये भी बताया कि जमानती अपराध क्या कुछ है। गैर जमानती की बात करें तो उसमें किस तरह के अपराध आते हैं? देखिए, गैर जमानती के अपराध के बारे में तो यह है कि जिनमें ऐसे अपराध जिनमें 7 साल से ज्यादा की सजा होती है, वो गैर जमानती अपराध मान लिए जाते हैं। जैसे किसी ने हत्या की, या कोई बलात्कार में पकड़ा गया है, बलात्कार के अपराध में पकड़ा गया है, और इस ढंग का, जैसे किसी ने
मान लीजिए हत्या नहीं कर पाए लेकिन हत्या की पूरी तरह से कोशिश किया है और वो उसमें प्रयास किया है, कल्पेबल होमिसाइड जिसको कहते हैं वो नहीं हुआ है, लेकिन नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, वो हत्या तो हुई है लेकिन वो इस ढंग की हुई है कि जिसके लिए उसको सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थितियों में आपको ये माना जाता है कि ये गैर जमानती अपराध है। गैर जमानती अपराध का मतलब कि जो अपराध गंभीर हो, जो अपराध करने से व्यक्ति को ये लगे कि किसी को समाज के प्रति हो रहा है, ऐसा काम कर रहा है, तो समाज के लिए वो बहुत घिनौना काम हो रहा है, इसलिए उसके लिए पुलिस केस चलाती है और प्रोसिक्यूशन उसका होता है। उसी प्रोसिक्यूशन में देखा जाता है कि इस गंभीर अपराधों को गैर जमानती अपराध मान लिया जाता है। सामान्य तौर पर यही परिभाषा है कि सीवियरिटी ऑफ क्राइम, अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसको बेलेबल या जमानती या गैर जमानती बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल परमानंद जी। परमानंद जी, ये भी समझाइए कि चार्जशीट न होने पर बेल के क्या कुछ प्रावधान हैं? जी, न होने पर क्या? चार्जशीट ना होने पर बेल के क्या कुछ प्रावधान? ठीक, आपने सही सवाल पूछा। देखिए, चार्जशीट न होने पर तो ऐसा मान के चला जाता है, कानून में यह है कि जो कुछ ऐसे अपराध हैं जिसको 90 दिन के भीतर पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है, लेकिन अगर 90 दिन के भीतर पुलिस ने चार्जशीट नहीं फाइल किया है तो वो व्यक्ति बेल के लिए अपना एप्लीकेशन लगा सकता है। कई अपराध ऐसे होते हैं जिसमें 6 महीने का समय दिया जाता है कि 6 महीने के समय के भीतर पुलिस अगर उस पर चार्जशीट फाइल कर देती है तो ठीक है, और वरना पुलिस जाकर के समय ले वहां पर कोर्ट में। यहाँ पर भी 90 दिन के भीतर अगर अपराध पर कोई चार्जशीट नहीं फाइल की गई है तो होता क्या है कि उसमें अपराधी को ये पूरा अधिकार होता है कि वो जाए और कोर्ट से कहे कि देखिए पुलिस को मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है, तो उसको एक डिफॉल्ट की तरह से माना जाता है, ये डिफॉल्ट बेल की तरह से माना जाता है कि यह पुलिस की डिफॉल्ट से, पुलिस की कमी के कारण कि वो जांच को पूरा नहीं कर पाई 90 दिन के भीतर, लिहाजा हमको बेल दी जाए। तो ये होता है, इसको डिफॉल्ट बेल कहते हैं। यानी पुलिस जांच नहीं कर पाई समयावधि के भीतर, इस समयावधि के भीतर जांच न करने के कारण मैं क्यों परेशान हूं, इसलिए मुझे जमानत दी जाए। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है जमानत दे देती है और कहती है कि देखिए आपने, पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने चूंकि कोई जांच करने के बाद इस व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध पत्र यानी चार्जशीट नहीं फाइल किया है, इस नाते इसको जमानत दे दी जाती है। ये स्थिति है। बिल्कुल। परमानंद जी, रेगुलर बेल के प्रावधान के बारे में भी समझाइए। जी, बेल सामान्य तौर पर 2 ही तरह की होती थी, लेकिन अभी तो एक तो होती है रेगुलर बेल और एक होती है एंटीसिपेटरी बेल। अभी कोर्ट ने एक प्रोविजन किया है कि एक इंटरिम बेल होने लगी, वो एक समय के भीतर उसको इंटरिम बेल कहते हैं। तो आप देखिए, रेगुलर बेल तो कोर्ट का प्रावधान है कि कोई आदमी, कोई अपराधी अगर बंद हुआ है तो वह जाएगा रेगुलर बेल के लिए, माने निश्चित बेल के लिए वहां पर जाएगा और कहेगा कि मुझे बेल दी जानी चाहिए। उसके लिए एप्लीकेशन लगाएगा, उसके लिए उसके पास कोई आधार कार्ड होना चाहिए, उसके पास जो जमानती होने चाहिए, वो शर्त जो लगाएगा कोर्ट उसको पूरा करना होगा। ये तो रेगुलर बेल के लिए होता है। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, अग्रिम जमानत दी जाती है। ऐसे जैसे किसी व्यक्ति को ये लग रहा है कि वो किसी लड़की ने दहेज के प्रताड़ना का आरोप लगाया किसी व्यक्ति के ऊपर, और वो लगता है कि वो समाज में काफी सम्मानित व्यक्ति है, ऐसा लगता है, जो प्रमाण देगा कि मैं कहीं किसी के कोई क्राइम नहीं किया हूँ, आज तक कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है, मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया है, इस झूठे आरोप में मुझे फंसाया जा रहा है। तो कोर्ट उस चीज को देखते हुए कि क्या इस व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया कुछ ऐसा बनता है कि ये इसको छोड़ा जा सकता है, अगर ऐसा लगता है तो कोर्ट उसमें एंटीसिपेटरी बेल दे देती है, और नहीं तो कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जो बंद हो गया है कारावास में तो उसके लिए रेगुलर बेल के लगाना पड़ता है। देखिए, दोनों में एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल में खास तौर पर अंतर यही होता है कि रेगुलर बेल जो है वो अपराध करने के बाद कारावास में जाने के बाद मिलती है और एंटीसिपेटरी बेल कारावास में जाने के पहले मिल जाती है।
एक इंटरिम बेल होती है, उस इंटरिम बेल में होता है कि व्यक्ति कारावास में है, लेकिन थोड़े समय के लिए कोर्ट जो कहता है इस व्यक्ति को हम इंटरिम बेल ग्रांट कर देते हैं, क्योंकि इसका इंटरिम बेल का प्रोविजन में पूरा करता है और ये इससे उम्मीद की जाती है कि इन सारी चीजों को पूरा करेगा। यही का इंटरिम बेल और रेगुलर एंटीसिपेटरी बेल का अंतर है। बिल्कुल। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अग्रिम जमानत होने पर क्या नियमित जमानत लेने की आवश्यकता पड़ती है परमानंद जी? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि क्या अग्रिम जमानत लेने के बाद रेगुलर जमानत लेने की जरूरत पड़ती है। बात तो ये है कि अग्रिम जमानत इस व्यक्ति को मिलती है, किसी व्यक्ति को इस आधार पर मिलती है कि ये व्यक्ति अपराध नहीं किया है, लेकिन अगर पुलिस उसके खिलाफ ये ले आकर के प्रमाण देती है कि नहीं, ये इसके हमारे पास पर्याप्त प्रमाण है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया, तो उसको जेल होगी। जब जेल होने की बात आएगी तो उसमें रेगुलर जमानत लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर रेगुलर जमानत नहीं वो लेता है तो पुलिस एंटीसिपेटरी बेल एक समय सीमा के भीतर होती है कि इतने समय तक के लिए आपको एंटीसिपेटरी बेल मिली है, और इस एंटीसिपेटरी बेल के समय सीमा क्रॉस करने के बाद, बाहर जाने के बाद आपको जेल हो जाएगी। और उस जेल जाने के पहले ही आपको सबसे जरूरी चीज है कि आप रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन लगाएं, और रेगुलर बेल जरूरी होती है एंटीसिपेटरी बेल के बाद। एंटीसिपेटरी बेल की एक समय सीमा होती है कि इसके बाद आप एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर नहीं रह सकते हैं, और एंटीसिपेटरी बेल जब खत्म हो गई है तो रेगुलर बेल लेनी ही पड़ेगी। इसी नाते एंटीसिपेटरी बेल के बाद भी रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी। जी, बने हुए हैं जो लगातार आपको इस विषय से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपना समाधान कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले परमानंद जी, मैंने कहा था कि एक ट्रांजिट बेल भी होती है, ये भी हमारे दर्शकों को समझा दीजिए, और एक्स पार्टी इंटरिम बेल क्या होती है ये भी समझाइए। आप देखिए, जो ट्रांजिट बेल होती है, जैसे कोई किसी व्यक्ति का अपराध कलकत्ता में किया है या बॉम्बे में किया है और उसकी गिरफ्तारी दिल्ली में हो जाती है, तो उस व्यक्ति को वही प्रोड्यूस, उसका जुरिस्डिक्शन जो है, उसका क्षेत्र जो है वो कलकत्ता है या बम्बई है या बंगलोर है या कहीं भी है, जहां उस जगह पर जाना पड़ेगा। तो उस जगह पर आप तुरंत पेश कर नहीं सकते हैं, तो उस समय के लिए उसको बेल दी जाती है कि जब तक मैं वहां पर जा रहा हूं मुझे सरेंडर करने में इतना टाइम लग जाएगा। तो कोर्ट, यहाँ का लोकल कोर्ट है, कह देता है कि इसको हम ट्रांजिट बेल दे देते हैं, इस व्यक्ति को वहां तक जाने में इतना समय लगेगा, इस नाते 36 घंटे 48 घंटे की इसको बेल दी जाती है, फिर वहां जाकर के सरेंडर करके और रेगुलर बेल ये प्राप्त करेगा। एक्स पार्टी इंटरिम बेल क्या का मतलब ये होता है कि कोर्ट कई बार इस चीज को देखता है कि ये अपराध बहुत गंभीर नहीं है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ वो इंटरिम बेल दे दी जाती है, और उसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो अपोज करने की स्थिति नहीं आती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन अपोज कर रहा है तो एक्स पार्टी बेल नहीं हुई, क्योंकि उसमें अपोज भी किया प्रोसिक्यूशन ने और मुकदमा चलाने वाले ने उसका अपोज किया, उसका विरोध किया। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मुकदमा चलाने वाले को ये कहा जाता है कि नहीं, ये ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए आपको मौका दिया जाए। एक कोर्ट ही अपने आप में इस चीज का निर्णय ले लेगा कि इसको बेल दी जानी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, वो एक्स पार्टी इंटरिम बेल होगा। ये इसका खास तौर पर इसका मतलब है। बिल्कुल। परमानंद जी, पेरोल और फरलो में क्या कुछ फर्क है, ये जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, जो पेरोल और फरलो दोनों चीज ऐसी होती है कि कोर्ट से थोड़े दिन के लिए छुट्टी मिल जाती है। फरलो का तात्पर्य है कि वो 15 दिन के लिए उसको कोर्ट से जो जेल सुपरिंटेंडेंट होता है वो छुट्टी देता है, कहते देता है कि नहीं, आपको फरलो दे दी जाता है, जिससे जाइए अपने परिवार में मिल लीजिए। लंबी अवधि के लिए कोई आदमी जेल में पड़ा हुआ है तो जाए और परिवार से मिल ले। और पेरोल का मतलब ये होता है कि जैसे परिवार में किसी आदमी के कोई घटना हो गई, किसी की शादी, मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, या मेरे माता पिता की किसी की गंभीर हालत खराब है, तो वहाँ डिविजनल कमिश्नर जो है उस चीज को कर देता है कि नहीं, इनको
पैरोल दे देना चाहिए और पैरोल के बाद उनको, अब पैरोल कई बार मिल जाता है जी। जो जेल कारावास के दौरान कई बार, लेकिन फरलो केवल 15 दिन के लिए मिलता है, वो भी उसको जोड़ करके, जबकि उस पर जेल सुपरिटेंडेंट उस पर लिख के देता है कि नहीं इसको फरलो दिया जाना चाहिए। यही अंतर है फरलो और पैरोल में। परमानंद जी, ये भी समझाइए कि एक विचाराधीन कैदी को अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है? देखिए, विचाराधीन कैदी का आपको बताएं कि ऐसा एक मशहूर केस है यहाँ पर कि हुसैन आरा खातून का केस है, वो बहुत पुराना केस है जी। वो उस केस में वो जैसे कोई चोरी करता है या जेब कतरा है, तो जेब कतरे की सजा कितनी हो सकती है? जो जितनी सजा होती है वो जेब कतरा जेल में पड़ा हुआ है, कई वर्षों तक पड़ा रहता है। इस देश में ऐसी स्थिति है कि तमाम विचाराधीन कैदी अपने किए हुए अपराध में जितनी उनको सजा होती उससे ज्यादा समय तक वो पड़े हुए हैं। इस नाते ये कहना कि कितना दिन रह सकते हैं निर्भर इस बात पर करता है कि कहाँ की जुडिशरी, कहाँ की पुलिस कितना चौकन्नी है, कितना सतर्क है इस चीज को, और व्यक्ति अपने अपराध के प्रति कितना सतर्क है। ये 2-3 चीजों पर निर्भर करता है कि वो बेल न होने पर या बेल की स्थिति में होने पर, और विचाराधीन कैदी है तो उसको कितना दिन। सामान्य तौर पर विचाराधीन कैदी को पहले तो ये कहा जाता है कि विचाराधीन कैदी को आप 15 दिन तक रखिए और 15 दिन के बाद आप उस पर फाइल करिए चार्जशीट और फिर उस पर मुकदमा चलाइए। मुकदमा चलाने के बाद जब वो उसके खिलाफ कोई मिलती है तो उसको जेल में बंद करिए, नहीं तो उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए। लेकिन सामान्य तौर पर यहाँ पर क्या होता है, जो भारत के जो अपने देश की स्थिति है कि बहुत गरीब बेचारे बहुत पड़े हुए हैं और उनका कोई जमानत लेने वाला नहीं। मान लीजिए उनको जमानत ग्रांट भी कर दी जाए पुलिस कोर्ट की तरफ से, तो कोई जमानत लेने वाला ही नहीं आ रहा है, तो जमानत लेने वाला नहीं आ रहा तो उसी जेल में पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत एक ऐसी बात हो जाएगी कि कितना दिन रहना चाहिए, कितना दिन के बाद छोड़ देना चाहिए। सामान्य तौर पर ये 15 दिन के बाद उनको जमानत पर जो विचाराधीन है उनको छोड़ देना चाहिए, जब तक कि उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं लगाई गई है, जब तक कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दायर किया गया है। जी बिल्कुल। परमानंद जी, आपने जिस तरह से जमानत से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी के पहलुओं को बताया, हमारे दर्शकों को इतने विस्तार से जानकारी दी, इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।